हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जजों की नियुक्ति से संबंध में ये प्रश्न है। बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहता है ये प्रश्न, और अभी कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो हमारी ये करंट टॉपिक का भी प्रश्न बन जाता है। प्रश्न है, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में कॉलेजियम व्यवस्था को समझाइए। क्या होता है कॉलेजियम व्यवस्था? क्या संविधान में इसका प्रावधान है? कब ये आरंभ हुआ? कब इसके बारे में प्रावधान दिया गया कि इस व्यवस्था को लागू होना चाहिए? तो आगे बढ़ने से पहले, अगर पहली बार है मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो आप उनको ले सकते हैं, और इसका मैं पूरी जानकारी आपको आगे दे दूंगी। आप अगर अभी पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज़ पूरा जो नोट्स है मेरा हैंड रिटन, उसका जो प्राइस है 9000 हो जाएगा। जो अभी जो 7000 प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहें तो उसको अभी बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो आंसर है, इसको या तो ये 6 नंबर में आया तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, या 15 और 11 नंबर में आया तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में कॉलेजियम व्यवस्था को समझाओ। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी का नोट्स का एक पार्ट है, उसी का एक पेज निकाल के मैंने बनाया है। मेरे नोट्स कोई प्रिंटेड नहीं नोट्स हैं, मेरे नोट्स अभी हैंड रिटन हैं। जितना जहाँ पे पूछा जाता है, जो जिस आंसर में जितना लिखना है, अलग अलग टाइप का आंसर्स बना के, क्वेश्चन आंसर्स बना के मैं ये नोट्स तैयार करती हूँ। सभी नोट्स हैंड रिटन हैं और इसी प्रकार हैं। तो देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न हो गया आपका कि कॉलेजियम व्यवस्था किसे कहते हैं। अगर 3 नंबर में आया तो देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को, देश की अदालत में जो जजों की नियुक्ति होती है, तो जजों की नियुक्ति जिस प्रणाली के द्वारा होती है उस प्रणाली को हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है। इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो नेतृत्व करता है, और उसके नेतृत्व में बहुत सारे सदस्यों की एक समिति बन जाती है। वो उस समिति में भी सदस्य चुने जाते हैं, और गिने हुए सदस्य निश्चित कर लिए जाते हैं, इतने सदस्य रहेंगे। तो जैसे कि एक कोई लीडर हो गया और 4 लोग हो गए उनके साथ में, और फिर वो किसी की नियुक्ति कर रहे हैं। जैसे कि हमारा इंटरव्यू होता है तो एक मेन होता है और 4 होते हैं साथ में, तो वो दूसरे लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो इसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो नेतृत्व करता है, उसके साथ अन्य न्यायाधीश होते हैं, और वो दूसरे जजों की नियुक्ति का फैसला करते हैं। तबादलों का फैसला भी इसी व्यवस्था के द्वारा होता है। अगर किसी भी न्यायाधीश का तबादला करना है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में पहुंचाना है, तो उसका फैसला भी इसी व्यवस्था के द्वारा होता है। तो हमने ये पढ़ा कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या होता है, और क्या होता है इसमें हमने क्या पढ़ा, जजों की नियुक्ति होती है, उनके तबादलों का फैसला होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके नेतृत्व में ये होता है। आगे पढ़ते हैं। न्याय की संरचना प्रमुख रूप से निष्पक्षता, स्पष्टता और संतोष जैसे 3 गुणों पर आधारित होती है। जो न्याय है वो 3 पक्षों पर होता है। देखिए, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से किया जाए कि जो कॉलेजियम जज की नियुक्ति की जा रही है उसका जो फैसला हो निष्पक्ष रूप से हो, किसी एक को ज़्यादा रिस्पॉन्स ना दिया जाए, कि कोई धार्मिक भावना ना आए, तो स्पष्टता हो कि अगर हम जज किसी को चुन रहे हैं तो वो स्पष्ट हो कि क्या कारण है, और संतोष जैसे कि सभी लोग संतुष्टि से सेटिस्फाइड होकर किसी तीसरे जज की नियुक्ति कर पाएँ। तो ये न्याय की जो संरचना है 3 गुणों पर आधारित होती है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका के हाथों से न्यायिक नियुक्ति की शक्ति न्यायपालिका को दी। अभी जो ये कॉलेजियम व्यवस्था है ये न्यायपालिका को दी गई है। इसके पहले 1993 से पहले तो जजों की नियुक्ति थी वो हमारी कार्यपालिका के हाथों में थी, मतलब पीएम के हाथों में थी।
लेकिन 1993 के बाद में जो राष्ट्रपति है हमारे वो इसकी नियुक्ति करते थे, वो इन्हीं को बताते थे प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन 1993 के बाद से ये न्यायिक नियुक्ति की शक्ति किसको दे दी? न्यायपालिका को ही दे दी। इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जनता के उत्तर के प्रति उत्तरदायित्व, इन्हीं दो विचारों के आधार पर विश्व के लगभग सभी देशों में न्यायिक नियुक्ति की प्रणाली स्थापित की गई है। न्यायपालिका जब कार्यपालिका न्यायपालिका की न्यायाधीशों की नियुक्ति करती थी तो न्यायपालिका एकदम बंधन में बंधी हुई रहती थी। उसे अपना फैसला सुनाने में भी डर लगता था, कोई जजमेंट देने में भी डर लगता था। लेकिन अब जब उसको नियुक्ति अपने न्यायाधीशों की स्वयं ही करना है तो वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है और जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी उनका रहता है कि वो निष्पक्ष भाव से नियुक्ति कर सके। न्यायिक नियुक्ति की प्रणाली स्थापित की गई है। जापान में भी यह शक्ति भारत की तरह पूरी तरह न्यायपालिका पर निर्भर है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में द्वि न्यायपालिका है, राज्यों की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। जापान में यह जो जैसा कि हमारा न्यायपालिका है उसी तरह की न्यायपालिका जापान में भी है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इनकी देख सकते हैं। ये सभी इनकी प्राइस लिखी हुई है। 5 जून तक इसकी प्राइस 7000 रुपीज़ है, विथ कोरियर चार्ज है। इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी में, पूरा पेमेंट हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो आपका पेमेंट ये है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में 4400 है। तो आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं। सभी नोट्स हैंड रिटन है, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है। आपको मेहनत नहीं करना है, बस इन्हें ही पढ़ना है, इन्हीं की राइटिंग करना है। इनके अलावा भी आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पे आपका मेंस 2020 तक के लिए वो ग्रुप रहेगा, जहाँ पर आपको डेली आंसर्स का अपडेट दिया जाएगा। एग्ज़ाम में आने पे उन ग्रुप में अपडेटिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। आपको डेली का 3-3 4-4 प्रश्न मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, और बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ है जो मेरे वीडियोज़ देखती है, मेरे पास उनके फ़ोन आते हैं, तो आप प्लीज़ अपना नोट्स बनाइएगा। अगर आपने नोट्स नहीं मंगाया है तो नोट्स मंगा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने नोट्स मंगा लिया है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात करके भी रखा है। तो आप जल्दी से बुकिंग कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये जो पैकेज है वो महंगा हो जाएगा। अब हमारा अगली लाइन पढ़ते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त वर्णित सभी व्यवस्थाएं अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। चाहे कॉलेजियम व्यवस्था हो, चाहे कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति हो, सभी के अपने अपने दोष हैं। भारत के संदर्भ में पिछले 2 दशकों में कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की गई नियुक्तियां संतोषजनक उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई हैं। पिछले 2 दशकों में जो कॉलेजियम व्यवस्था में जो नियुक्ति हुई हैं वो उतनी ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। वस्तुतः इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है। जो है वो सामने नहीं है, जहां बंद कमरों में बैठकर निर्णय लिए जाते हैं। जो कॉलेजियम प्रेस व्यवस्था होती है, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में होता है तो और अन्य न्यायाधीश होते, तो ये जब नियुक्ति करते हैं तो सबके सामने नहीं करते हैं, जैसे कि मीडिया हो और सब तक ये पहुँचे कि किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। एक बंद कमरे में ये प्रक्रिया होती है और एक बंद कमरे में नियुक्ति की जाती है। तो इसलिए इसमें पारदर्शिता का अभाव है। सबसे बढ़कर जस्टिस सौमित्र सेन, जस्टिस निर्मल यादव जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हाल ही में चर्चित महिलाओं के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप और न्यायमूर्ति काटजू द्वारा उठाया गया भ्रष्ट जज का नियुक्ति का मुद्दा न्यायपालिका की पवित्रता को कलंकित करता है। जो न्यायमूर्ति काटजू थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जो नियुक्त हुए हैं भ्रष्ट जज जो हैं भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी द्वारा इनको किया गया है और निष्पक्ष भाव से इनकी नियुक्ति नहीं की गई है। तो ये सभी मुद्दे जो है न्यायपालिका की पवित्रता को कलंकित करते हैं। उपरोक्त आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में ब्रिटेन की तरह यह न्यायिक नियुक्ति आयोग पर विचार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान सरकार के द्वारा इस दिशा में व्यापक विचार विमर्श और सहमति बनाने के लिए किए गए प्रयास स्वागत योग्य है।
सो फ्रेंड्स, जो अभी बताया जा रहा है कि सरकार इस प्रथा, जो ब्रिटेन में भी इस पे सवाल उठाए हैं और हमारे भारत में भी उठाए हैं, तो इस दिशा में जो हम ये विचार विमर्श चल रहा है हमारी भारत सरकार की ओर से, वो सराहनीय योग्य है और आगे जाके इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने ये अपना आंसर लिखा कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है। कुछ हमने दूसरे देशों से इसकी तुलना भी की, कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि किस केस में ये कॉलेजियम व्यवस्था गलत हुई है, जो जैसे कि गलत जो जज आ गए हैं, ये जो भ्रष्ट जज आ गए हैं, या जिन्होंने ये सवाल उठाया है, तो उनका भी हमने एग्जाम्पल दिया। जस्टिस सौमित्र सेन, जस्टिस निर्मल यादव, जैसे कि इनने न्यायमूर्ति कारजू द्वारा इन्होंने इस पर व्यवस्था पे सवाल उठाया है। तो इस प्रकार से हम ये आंसर अपना लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, आपको इस तरह के ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक अपडेट मिलता रहेगा। नोट्स के अलावा भी आप हर वक्त अपडेट रहते रहेंगे अपने नोट्स से। आपको केवल एक नोट्स मिल गया है तो आपको हर वक्त याद रहेगा कि हमको पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप में आपको अपडेट दिया जाता रहेगा। इस प्रकार से आपको सॉफ्ट कॉपी पूरी मिल जाएंगी। ये 23 से 24 बाइंडिंग कॉपीज़ रहेंगी और हस्तलिखित रहेंगी, तो आपको पढ़ने में बहुत सुविधाजनक रहेगा और आप इसको बुक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, आगे जाके ये महंगा हो जाएगा, तो जो पुरानी रेट में ये नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोज़ राइटिंग कीजिएगा। जो लोग नोट्स नहीं ले पा रहे हैं वो वीडियो से नोट्स बनाइएगा, जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, और प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।